आज के लेक्चर में हम गेट 2019 मैथमेटिक्स के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भाई। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ पेपर ऑफ गेट 2019। पिछली वीडियोस में हमने 2011 टू 2018 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं टोपोलॉजी के। 2019 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है टोपोलॉजी का वो है भाई क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज़ द स्टेटमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें स्पेस गिवन है, एक बार उस पर टोपोलॉजी टाउ1 है, एक बार टाउ2 है। तो टाउ1 यहाँ पे को काउंटेबल टोपोलॉजी, तो टाउ1 के जो मेंबर होंगे उसमें हमारे पास 5 आ जाएगा और r माइनस सम काउंटेबल सेट x1 x2 एंड सो ऑन, राइट, काउंटेबल सेट। और को फाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होगा, 5 आएगा और r माइनस सम फाइनाइट सेट r1 r2 rk, इस तरह के ओपन सेट्स आते हैं। ये भी हमने जब टोपोलॉजी का लेक्चर किया था उसमें डिस्कस किया हुआ है कि ये दोनों कलेक्शंस को काउंटेबल टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि आर के वो सब सेट्स आ जाएंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। सो को फाइनाइट के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ हैं, क्योंकि को फाइनाइट अल्टीमेटली टाउ2 इज सब सेट ऑफ टाउ1, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है एंड वी नो दैट फाइनाइट इज आल्सो काउंटेबल। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी का मतलब आर के वो सब सेट्स ओपन हो जाएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, और को फाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब आर के वो सब सेट ओपन हो जाएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ओपन सेट कौन होंगे, काउंटेबल के कॉम्प्लीमेंट्स, और यहाँ क्या होंगे, फाइनाइट के कॉम्प्लीमेंट्स, फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स। अब हमें दो सेट दिए हुए हैं भाई, मतलब 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इनमें ये बतानी है कौन सी ट्रू है। तो एक बार हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, आर विद टाउ1, यानी इसके ओपन सेट काउंटेबल सेट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, राइट, क्योंकि ये को काउंटेबल टोपोलॉजी है टाउ1। इसमें पूछ रहा है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे 0 पे। सो हमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पता है भाई, एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कब करती हैं, जब फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी x को कंटेन करने वाले सब ओपन सेट के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट xn बिलोंग्स टू g फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। इट मीन्स सीक्वेंस कन्वर्ज कब होगी, जब उस जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट बोलते हैं उस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट सीक्वेंस की सिर्फ फाइनाइट टर्म्स को छोड़े, मीन्स m या m के बाद की सारी टर्म्स g में आ जाएं। तो m से पहले की टर्म्स एट मोस्ट g के अंदर नहीं हो सकती, बाकी सब इसके अंदर होंगी। सो अब ये दिखाएं कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो जब नेगेशन लेते हैं किसी डेफिनेशन का तो क्या हो जाए, एक जी ऐसा आ जाए जिसके लिए ये एम एग्जिस्ट ना करे, यानी एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए उस पॉइंट के अराउंड जिसके लिए ये स्टेज एग्जिस्ट ना करे कि उसके बाद की सारी सीक्वेंस की टर्म उस सेट के अंदर है। अगर ऐसा हो जाता है तो सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट हो जाती है। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ भाई सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू 0, तो 0 को कंटेन करने वाला एक मैं सेट मान लेता हूँ, r माइनस 1, 1/2, 1/3, 1/n एंड सो ऑन, यानी ये सेट सीक्वेंस की सारी टर्म्स रिमूव कर दी। अब सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर से इंडेक्सिंग हो रखी है भाई इन टर्म्स की, सो दिस इज ए काउंटेबल सेट। सो g अगर मैं इस सेट को मानूँ तो ऑब्वियसली इसमें किसी भी n के लिए 0 नंबर मिलेगा नहीं, सो ऑब्वियसली 0 बिलोंग्स टू g, तो 0 के अराउंड एक ओपन सेट मान लिया। अब ये काउंटेबल का कॉम्प्लीमेंट तो ओपन है, यानी ये टाउ1 का मेंबर है। ओके, सो 0 को कंटेन करता हुआ एक ओपन सेट मान लिया। अब क्या एक ऐसा m एग्जिस्ट करता है कि 1/m और उसके बाद की सारी टर्म्स g में आ जाएं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m? नहीं, क्योंकि ये जो सेट है ये सीक्वेंस की एक भी टर्म को कंटेन नहीं करता, क्योंकि सीक्वेंस की सारी टर्म्स रिमूव कर रखी हैं। सो जी जो सेट है उसके लिए ऐसा m एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो 0 के अराउंड आपको एक ओपन सेट मिल गया भाई जिसके लिए m एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयरफॉर दिस 1/n सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0 इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू नहीं है ये, सो 1 इज नॉट करेक्ट। अब सेकंड में भी इसी सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है कि दिस कन्वर्जेस टू 0। अब टाउ2 दे रखे को फाइनाइट टोपोलॉजी, तो कोई भी g आप 0 के अराउंड मानोगे तो g कैसा है, r माइनस सम फाइनाइट सेट x1 x2 xk। सो इस सीक्वेंस की ये k टर्म्स एट मोस्ट बार रह सकते हैं g में, अदरवाइज सारी हैं, राइट।
सो हर ओपन सेट जो जी जीरो को कंटेन करता है उसमें सिर्फ एटमोस्ट के यानी जो फाइनाइट टर्म्स हैं वही बाहर रह सकती हैं। तो हर जी के लिए एक एम यानी के एग्जिस्ट कर जाएगा, इवन के प्लस वन बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू के प्लस वन। तो जो भी फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट हम जी मानेंगे उस जी के लिए वो के प्लस वन एग्जिस्ट, क्योंकि उस एटमोस्ट के टर्म्स उस सेट के बाहर हैं यानी जी के बाहर हैं, बाकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स जी में ही हैं। सो यहाँ से ये कह सकते हैं भाई जब हर ओपन सेट जी के लिए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ टू जो को फाइनाइट टोपोलॉजी थी उसके हर ओपन सेट जो जीरो को कंटेन करते हैं उसके लिए एक स्टेज मिल रही है जो आपकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दिस मीन सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अगर थर्ड फोर्थ को ना भी देखें तो एक बार हम ये देख लेते हैं ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, 1 एंड 2 ओनली, तो 1 तो फॉल्स था तो 1 ए तो नहीं हो सकता। फिर सेकंड के बारे में दो ही थे ए और बी ऑप्शन, तो ए तो कैंसिल हो गया और सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू है और ए फॉल्स हो गया 1 के कारण, तो ऑब्वियसली बी मस्ट बी करेक्ट क्योंकि सेकंड ओनली तो है, राइट। सो बी इसका ऑप्शन करेक्ट आ गया भाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक स्मार्ट तरीका है भाई और ये बेनिफिट या प्रिविलेज हमें सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव होता हो तो वी हैव टू डू एनालिसिस ऑफ पार्ट 3 एंड 4 ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है भाई वो है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन टोपोलॉजी का इस पेपर में है भाई क्वेश्चन नंबर 40। सो चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके बाद हम ऑप्शंस पे आएंगे। सो कंसिडर द ऑर्डर्ड स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर वेयर दिस इज द सेट विद द डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। अब R2 का ये सब सेट है भाई क्योंकि 0,1 क्रॉस 0,1 ऐसे बनेगा 0 से 1 0 से 1, दिस इज द पोर्शन, दिस इज आई नॉट स्क्वायर डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। अब R2 पे जो डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी है उससे इंड्यूस टोपोलॉजी इस पे आएगी डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। ओके, नाउ लेट जनरल एलिमेंट ऑफ दिस बी डिनोटेड बाय दिस x क्रॉस y। जनरली हम x कोमा y लिखते हैं पेयर में, लेकिन यहाँ पे x क्रॉस y सिंपली डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है, राइट। दिस इज द सेम थिंग्स। In general, we use this notation to denote a pair of R2 या to denote an element of R2। अब ये पूछ रहा है भाई कि क्लोजर ऑफ द सबसेट निकालना है हमें। व्हाट इज द क्लोजर ऑफ दिस सबसेट S? S हमें दिया हुआ है x क्रॉस 3/4 यानी x कोमा 3/4, y की वैल्यू फिक्स कर दी और x यहाँ पे लाई कर रहा है भाई 0x एंड दिस इज द कंडीशन ऑन x, यानी देर आर सम नंबर्स a and b where a is strictly greater than 0 and b is strictly less than 1 and x lying between a and b। सो इसका क्लोजर आई नॉट स्क्वायर में कैलकुलेट करना है भाई हमें, यानी ऑर्डर्ड स्क्वायर में। ओके, सो एक बार हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऑर्डर टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे आते हैं, मतलब ऑर्डर्ड स्क्वायर में डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी के ओपन सेट्स कैसे आएंगे। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू दिस इज द सेट, ये दिया हुआ भाई आई नॉट स्क्वायर जो शेडेड रीजन है और ये बाउंड्री है इसकी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ आई नॉट स्क्वायर। ये हमें सेट दिया हुआ है भाई। इस सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो ये y की वैल्यू फिक्स है भाई 3/4, a कोई बिगर है 0 से यहाँ मान लिया, b लेस देन 1 है, सो लेट दिस इज 1, सो दिस इज a एंड b। अब x a और b के बीच में लाई करता है उसकी 3/4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इस इंटरवल को लिफ्ट कर दिया 3/4 हाइट पे, सो दिस इज माई S। ये जो एरिया है दिस इज S, दिस इज सेट S। इसका आप क्लोजर कैलकुलेट करना है, दिस इज अवर टारगेट, राइट। सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है भाई कि फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस -0,0,1,1, यानी ये दो पॉइंट रिमूव कर रखे हैं भाई, दिस वन एंड दिस वन। दिस पॉइंट इज 0 0 इन ऑर्डर्ड स्क्वायर एंड दिस इज 1 1। तो ये बाकी बाउंड्री की बात कर रहा है भाई, ये पूरी बाउंड्री आ गई। इसके किसी भी पॉइंट एक्स वाई के लिए 4 केसेस बनते हैं भाई। एक ये कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, दिस कॉर्नर पॉइंट, अनदर केस इज दिस कॉर्नर पॉइंट, अनदर केस इज दिस पॉइंट एंड अनदर केस इज दिस पॉइंट। टोटल 4 केसेस आर देयर कि एक बार अपर स्ट्रिप पे पॉइंट हो सकता है मिड में, एक बार लोअर स्ट्रिप पे, एक बार लेफ्ट अपर कॉर्नर, एक बार राइट लोअर कॉर्नर। ओके, सो
इन चारों ओपन सेट के लिए किसी भी पॉइंट के लिए एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा वाई इज ऑफ द फॉर्म दिस, यानी जब ये पॉइंट आप कंसिडर करोगे तो उसके लिए जो ओपन सेट आएगा ना वो ऐसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होके दिस, फिर ये स्ट्रिप्स एंड समवेयर इट विल एंड हियर। ये ओपन सेट है इस तरह का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए कोमा बी टू सी कोमा डी, ये ओपन सेट है भाई R2 के अंदर। डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी का लेक्चर आप देख सकते हो भाई, जो हमने एलिमेंट्री टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके ओपन सेट्स ऐसे दिखते हैं, सम पॉइंट टू सम पॉइंट। और दूसरा केस होता है यहाँ से स्टार्ट किया, आप ऊपर गए, फिर इनफाइनाइट तक जाओगे, ये लाइन इनफाइनाइट्स तक, और उसके बाद यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ दिस इज ए कोमा बी, दिस इज सी कोमा डी। ये तब आता है जब ए सी से बिगर हो, और ये ए बी और सी डी कब आता है, जब सी ए के इक्वल हो। सो ये ए बी सी डी इंटरवल है, और ये ए बी सी डी इंटरवल है जो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं। तो इन पॉइंट्स के लिए जो बाउंड्री के पॉइंट बताए हैं, इनके लिए इस टाइप के ओपन सेट्स आएंगे हमारे पास, जो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे जाएंगे, बीच में पॉइंट आएगा, फिर जाएंगे, कहीं ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके का। इट मीन्स कोई ओपन सेट अगर इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स और इन कॉर्नर्स को अगर कंटेन करेगा तो उसके लिए ये स्ट्रिप्स इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी, क्योंकि एक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो स्ट्रिप्स यहाँ पे हमने दिखाए, ये इनफाइनाइट्स हैं, क्योंकि ए अगर सी से बड़ा हो गया तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होता है, तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं। इट मीन्स ये चारों केसेस में जो ओपन सेट्स आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट टाइम इसको और इसको टच कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाली लाइन को, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचने के लिए इनफाइनाइट टाइम्स इन दोनों स्ट्रिप्स को टच कर रहे हैं, और बीच के एलिमेंट्स को भी टच करेंगे, राइट। सो देयर फॉर ईच पॉइंट ऑफ ए कोमा बी क्रॉस जीरो, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल क्रॉस जीरो, क्योंकि बी यहाँ पे क्लोज हो गया। सो ये ऐसे बात बोल रहा है भाई, दिस इंटरवल, दिस इज ए कोमा बी क्रॉस जीरो, क्योंकि वाई की वैल्यू अगर जीरो है तो आप यहाँ बात कर रहे हैं। सिमिलरली ए पे क्लोज्ड कोमा बी क्रॉस वन, तो ए क्लोज्ड यहाँ हो गया और बी ओपन यहाँ हो गया। तो इस बाउंड्री के जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट्स, अब इसको ए कोमा बी को अगर मॉडर्ड स्क्वायर मानूं, सो था अल्टीमेटली ओपन, तो ए क्रॉस बी कोमा जीरो एंड ए से स्टार्ट होके क्रॉस वन। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये इसके लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट आप ऊपर और या नीचे बनाओगे तो वो इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में फॉल करेगा, लेकिन वो इस बीच में जो है सेट है, इसको इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए आप, यहाँ से तो ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, जाओगे जाओगे, कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसको यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर नीचे, फिर ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी जो इस सेट को इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये, यहाँ का कोई पॉइंट क्यों नहीं है लिमिट पॉइंट? क्योंकि यहाँ के पॉइंट के लिए आप ओपन सेट ऐसे ले सकते हो, दिस इज वन ओपन सेट इन R2 जिसका इंटरसेक्शन ऑर्डर्ड सेट के लिए क्या, तो ये आ गया, लेकिन ये इस S का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। ओके, तो सिर्फ ऐसे सेट के जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो नीचे राइट साइड में क्लोज्ड, क्योंकि इस कॉर्नर के पॉइंट्स के लिए भी ऐसा ओपन ऊपर तक आएगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं। तो जैसे ये S का पार्ट था, इसको इनफाइनाइट टाइम कट कर रहा है। सो दिस ओपन इंटरवल्स कंटेन दिस पॉइंट एंड इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ सेट S। सो इसलिए यहाँ B पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ A पे, क्योंकि इस पॉइंट, ये पॉइंट भी लिमिट पॉइंट है इस सेट का। सो अल्टीमेटली जो लिमिट पॉइंट्स आ गए इस सेट के, वो आ गए ये सेट, ये पॉइंट्स A कोमा B क्लोज्ड क्रॉस जीरो एंड क्लोज्ड A टू ओपन B क्रॉस वन यूनियन S। ओके, इवन यहाँ पे ये कहता है भाई, आप इन जनरल ये भी कर सकते हो कि ऑर्डर्ड स्क्वायर में कोई भी ओपन इंटरवल के जब वो, जैसे ये ऑर्डर्ड स्क्वायर है 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1, इसमें कोई भी ऐसे सेगमेंट के जब वो आपसे लिमिट पॉइंट्स पूछे, क्लोजर पूछे, तो इसके साथ यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा और यहाँ ओपन से यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा।
ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करने के लिए मुंकर्स में एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जहाँ क्लोजर निकाल रखा है वहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज में। यू कैन ट्राई ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ओके, सो ये क्लोजर आ गया भाई, ए कॉमा बी क्लोज टू 0 एंड ए क्लोज टू ओपन बी क्रॉस 1। सो व्हाट इज द ऑप्शन? ए कॉमा बी क्रॉस 0 एंड क्लोज ए से B1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो क्लोजर निकालना था भाई ऑर्डर्ड स्क्वायर में, वो आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना बस कि ऑर्डर्ड स्क्वायर में जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं उनके लिए ओपन सेट्स इस तरह के आएंगे भाई आपके, और ये बीच में कोई भी सेट गिवन होगा ना ऑर्डर्ड स्क्वायर में उसको इनफाइनाइट टाइम कट करेगा। तो ये नीचे के बाउंड्री के पॉइंट और ऊपर के और कॉर्नर पॉइंट्स ही हमेशा लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे उसके। सो बिकॉज ऑफ दैट एनालिसिस we conclude that S closure equal to this set, S union, this is the derived set of S, this part. So for question number 40, answer A is correct. Now let's move to another question, question number 22. So question number 42 में हमें टोपोलॉजी गिवन है भाई τ1 एंड τ2 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। τ2 तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यानी τ2 इक्वल टू पावर सेट ऑफ n, यानी n का हर सब सेट ओपन है यहाँ पे τ2 के अंदर। τ1 दिया हुआ भाई इज टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस। तो b को अगर आप केयरफुली लिखोगे तो n को 1 पुट किया तो इसमें सेट है भाई 1,2। b को आपने n को 2 पुट किया सो दिस इज 3,4, 3 पुट किया सो इट इज 5,6 एंड सो ऑन। तो बेसिस अल्टीमेटली ऐसे गिवन है भाई 1 2 3 4 5 6 and 2n minus 1 comma 2n and so on. This is the basis collection. अब हमें पता है भाई एक बेसिस जब किसी टोपोलॉजी को जनरेट करता है तो टोपोलॉजी क्या आती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ बी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बेसिस, मेंबर्स ऑफ बेसिस बी। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि बेसिस हमेशा टाउ में कंटेंड होगा, तो टाउ यहाँ पे T1 दे रखा है, सो दिस इज सबसेट ऑफ T1। क्योंकि एक एलिमेंट की खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा, सो ईच बेसिस एलिमेंट विल गो टू द टोपोलॉजी। सो बी इज कंटेंड इन τ1। सो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं भाई, उनमें से पूछ रहा कौन सी ट्रू है, कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो पहली दे रखी है भाई इन n τ1 एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट। तो n का कोई इनफाइनाइट सबसेट माना और T1 के रिस्पेक्ट में ये चेक करना है क्या आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट है या नहीं। अगर आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट आ जाएगा सो उस केस में हम बोल देंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, सो इनफाइनाइट सबसेट एक मैं मान लेता हूँ भाई, लेट ए बी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n। अब इसको अप्रोच करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप a को फॉर्म करके देखो। n को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 3 5 7 9 एंड हियर आई हैव कंसिडर्ड ओड नंबर्स, हियर आई हैव कंसिडर्ड इवन नंबर्स 8 10 एंड 2n एंड सो ऑन। दिस इज माई सेट n, सेट ऑफ नेचुरल। a इसका इनफाइनाइट सबसेट है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, या तो a इस टाइप के इनफाइनाइट एलिमेंट करेगा या इस टाइप के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा। क्यों? अगर दोनों, अगर इसको मैं टाइप 1 मानूं और इसको टाइप 2 मानूं, अगर a ने टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों के फाइनाइट एलिमेंट लिए तो सेट तो फाइनाइट हो जाएगा, बट a इज इनफाइनाइट। तो a या तो टाइप 1 के इनफाइनाइट एलिमेंट रखेगा या टाइप 2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स रखेगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि a टाइप 1 के इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है। लेट a कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फॉर्म 2n माइनस 1। इस फॉर्म के इनफाइनाइट नंबर्स हैं a के पास। ओके, और एक नंबर हमने मान लिया, लेट फॉर सम फिक्स n 2n माइनस 1 बिलोंग्स टू a। कोई एक 2n माइनस 1 तो है ही जब इनफाइनाइट है, तो 2n माइनस 1 a के पास मान लिया।
सो 2n माइनस 1 बिलोंग्स टू ए। अब हमें ये चेक करना कि ए के पास अगर टाइप 1 के इनफाइनाइट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या उसके पास कोई लिमिट पॉइंट होगा, और इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो किसी फिक्स n के लिए ये मान लिया कि 2n माइनस 1 उसके अंदर है। तो हम ये शो कर देंगे, हमारा जो क्लेम आएगा वो क्लेम ये आ जाएगा कि 2n बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, यानी लिमिट पॉइंट आ जाएगा 2n उसका। अब इस क्लेम को अगर प्रूव करना है तो मैं क्या प्रूव कर दूं कि 2n को कंटेन करने वाला हर g उसका इंटरसेक्शन a माइनस 2n ये नॉन एम्प्टी आ जाए फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ सच दैट 2n बिलोंग्स टू g। ये डेफिनेशन है भाई लिमिट पॉइंट की, कि किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं, जब हर एक ओपन सेट उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ सेट का एक और पॉइंट कंटेन करे, ताकि ये एक्सप्रेशन होल्ड कर जाए, जी इंटरसेक्शन a माइनस 2n इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। अब 2n को कोई भी ओपन सेट कंटेन करता है, लेट g बिलोंग्स टू टाउ सच दैट 2n बिलोंग्स टू g, एक ओपन सेट मान लिया जो 2n को कंटेन करता है। अब ये टाउ 1 में काम कर रहे हैं भाई हम, ये ध्यान रखना। तो टाउ 1 यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रखी है, इस बेसिस से, यानी ये एलिमेंट तो है ही है टाउ 1 के अंदर, इनकी पॉसिबल यूनियंस हैं, यानी एक बेसिस मेंबर है तो B2 दूसरा मेंबर, उनकी यूनियंस हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अब ऐसे एलिमेंट और इनकी यूनियन से, तो अगर 2n किसी सेट में है तो 2n माइनस 1 भी उसी सेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिस एलिमेंट है 2n माइनस 1 2n, तो ये बेसिस एलिमेंट किसी भी यूनियन का हिस्सा है, तो अगर उस ओपन सेट में 2n है तो 2n माइनस 1 भी आएगा ही आएगा। सो इस रीजन से क्या कह सकते हो क्लियरली, 2n माइनस 1 बिलोंग्स टू g, देयरफॉर g इंटरसेक्शन a माइनस 2n। अब g इंटरसेक्शन a, g में 2n माइनस 1 है, a में भी 2n माइनस 1, और उसमें से 2n रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ 2n माइनस 1 तो है ही है इंटरसेक्शन में, और 2n रिमूव कर रहे हैं, सो दिस इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। और g हमने एक ऐसा आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था जिसमें 2n कंटेन कर रहा है, तो आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गई तो हर एक ओपन सेट के लिए सेटिस्फाई कर जाएगी, देयरफॉर 2n बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। सो ए हमने आर्बिट्रेरी ओपन सेट, आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट लिया था, तो उसके लिए हमने दिखा दिया भाई इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट, इट मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। सो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए यहाँ से, क्योंकि 2 ओनली कह रहा है और नाइदर 1 और 2 कह रहा है, राइट। सो सी एंड डी आर कैंसल्ड। ए और बी यानी सेकंड को और चेक करना भाई, एफ हमें एक फंक्शन दे दिया NT1 से NT2 डिफाइंड बाय दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी वाला जो लेक्चर है वहाँ हमने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या कैरेक्टराइजेशन था फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डोमेन स्पेस पे तब होगा जब को डोमेन स्पेस के ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन स्पेस में ओपन हो जाए, राइट। तो यहाँ के हर ओपन सेट की इमेज यहाँ ओपन होनी चाहिए। तो टाउ टू क्या दे रखिए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट में तो सारे सब सेट्स ओपन है भाई। अगर मैं सिंगलटन्स की इनवर्स इमेज यहाँ ओपन दिखा दूँ, सिंगलटन सेट की इनवर्स इमेज ओपन, तो बाकी कोई भी सब सेट की इनवर्स इमेज ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई जी सेट लिया जो इस फॉर्म का n1 n2 nk एंड सो ऑन, अगर इनवर्स इमेज ओपन है, एफ इनवर्स ni अगर ओपन है nt1 के अंदर, तो एफ इनवर्स जी क्या लिख सकते हैं हम, एफ इनवर्स ni का यूनियन, और सारे एफ इनवर्स ni ओपन है तो उनकी यूनियन भी ओपन हो जाएगी, राइट। सो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन जो चेक करनी है, इफ g इज ओपन इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी यानी T2, तो उसका एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इनवर्स इमेज का यूनियन के इक्वल आएगा। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सा सेट थ्योरी का फैक्ट है। और अगर एफ इनवर्स ni हर i के लिए ओपन है n टाउ 1 के अंदर, यानी उसकी इनवर्स इमेज ओपन है, तो एफ इनवर्स जी भी ओपन हो जाएगा, बिकॉज एफ इनवर्स जी इज यूनियन ऑफ एफ इनवर्स ni। अब मैंने एक n ले लिया, लेट सिंगलटन n बिलोंग्स टू टाउ 2 डिस्क्रीट टोपोलॉजी से, तो इसकी इनवर्स इमेज निकाल रहा हूँ एफ इनवर्स n। ये क्या आएगा, n कब देगा वो, जब इस n की वैल्यू 2n हो, when we write 2n, और यहाँ 2n माइनस 1 प्लस 1, वो भी 2 से 2 कैंसिल होकर n आ जाएगा, सो 2n माइनस 1। आप ये चेक कर सकते हो, जैसे एफ इनवर्स 1 की पर इनवर्स इमेज निकालना है तो 1 इमेज आएगी। 1 इमेज कब आएगी,
जब F2 की भी इमेज 1 है और F1 की इमेज भी 1 है, सो दिस इज इक्वल टू 1 and 2, क्योंकि जब 1 ओड होगा तो 1 + 1 2/2 1 दे देगा, और n इवन होगा 2/2 वो भी 1 दे देगा, तो F इनवर्स 1 ये आ गया। इसलिए n के लिए क्या आया 2n - 1 and 2n। लेकिन 1, 2 ये तो फर्स्ट बेसिस एलिमेंट है, ऐसे ही n के लिए क्या, तो उसके लिए 2n - 1 2n ये nth बेसिस एलिमेंट है। तो हर n के लिए ये जो इसकी इनवर्स इमेज आएगी ये बेसिस एलिमेंट, और बेसिस एलिमेंट कहाँ था, τ1 में, बिकॉज B कंटेन्स इन τ1। सो ईच सिंगलटन n जो कि τ2 का मेंबर है उसकी इनवर्स इमेज बेसिस एलिमेंट यानी τ1 में आ गई। तो इनवर्स इमेज ऑफ सिंगलटन क्या आ गया, ओपन इनवर्स इमेज ऑफ singleton is open in τ1, therefore inverse image of each open set is open in X या open in n τ1। तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन आ गया भाई, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ 1 and 2, इट मीन्स जो 42 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो ये 3 टोपोलॉजी के क्वेश्चंस भाई गेट 2019 में आए हुए थे। इनमें कोई भी डाउट आए तो यू मे आस्क इन द कमेंट। और ज़्यादातर आप देखोगे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं हैं, बट जो लेक्चर्स वहाँ पे एलिमेंट्री टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में है वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर उनमें डाउट है तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये ध्यान रखना हमेशा बेसिस अगर क्लियर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए बट यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो इनमें कोई डाउट आए तो यू मे आस्क इन द कमेंट। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।